हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान यानी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें पर्यावरण, क्योंकि यह अंतिम पाठ है। तो आप लोग ध्यान लगा के हमारे साथ बिल्कुल मन से अध्ययन करिए। और जो हमारे भाई बहन नए जुड़े हों, पहली बार चैनल पर विजिट किए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसे आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह इसमें अंतिम पाठ है। तो देख सकते हैं अध्याय 13 यानी हमारा पर्यावरण, देख सकते हैं चैप्टर 13। इसमें क्या है कि हमारा पर्यावरण, बात आती है पर्यावरण किसे कहते हैं। यानी जहाँ जीव जहाँ तक रहता है, पृथ्वी तल से लेकर, देखो पृथ्वी से लेकर यानी वायुमंडल तक जहाँ तक जीव निवास करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इसमें आपको पढ़ना क्या है, उत्पादक अपना आहार खुद बनाते हैं, उसके बाद उपभोक्ता अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ये साथियों, ये हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अपघटक क्या है, मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, उसे अपघटक कहते हैं। अरे घटक क्या है, घटक में दो है, जैविक घटक, अजैविक घटक। अब इसमें देखो, कचरा, अवांछित, सामान्य, बेकार चीजें, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं। कचरा प्रबंधन की विधियां, जैव मात्रा संयंत्र, भस्मीकरण, कंपोस्टिंग, सीवेज उपचार तंत्र, पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरण पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते। देख सकते हैं, सब दिया हुआ है। उसके बाद पारितंत्र क्या है, सभी जीव व अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। प्रकृति पारितंत्र, पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जैसे जंगल, सागर, झील, ये क्या है, प्रकृति के द्वारा है। मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित पारितंत्र कहते हैं, मानव द्वारा जो बनाया गया है उसे क्या है, उसे मानव निर्मित पारितंत्र कहते हैं। उदाहरण जैसे खेत हुआ, जलाशय हुआ, बगीचा हुआ। जैसे तालाब वे मानव द्वारा बनाए, खेत मानव द्वारा, बगीचा मानव द्वारा लगाया गया है। आहार क्या है, आहार श्रृंखला, एक आहार श्रृंखला ने ऊर्जा का हस्तांतरण एक दिशा में होता है। जैव आवर्धन हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी में जाने पर वृद्धि होती है। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का हस्तांतरण होता है वो पोषणी स्तर कहलाता है। अब आती है आहार क्या है, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से जुड़ी होती हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती हैं। ऊर्जा क्या है, प्रवाह ऊर्जा, ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कुल सौर ऊर्जा का 17% पौधे अवशोषित किया जाता है, पौधों द्वारा 17% पौधे अवशोषित कर लेते हैं ऊर्जा। 10% नियम के अनुसार एक पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इसके बारे में आपको जानना आवश्यक था, इसलिए मैंने पूरा आपको अध्ययन करा दिया। अब देखिए हमारे पर्यावरण क्या है, इसमें आता है जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। इन चक्रणों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। उदाहरण नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न रूपों में एक चक्र बनाता है या बनता है। और उसके बाद फिर कार्बन चक्र क्या है, इसमें क्या है, कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इससे एक चक्र का निर्माण होता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भी आगे बताता हूँ। अब पर्यावरण देखिए, वे सभी चीज़ें जो हमें हमें
हमें घेरे रखती हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। इसमें सभी जैविक तथा अजैविक घटक शामिल हैं, इसलिए सभी जीवों के अलावा इनमें जल व वायु आदि शामिल हैं। अब मैंने पहले बता दिया था, पृथ्वी तल से लेकर जीवमंडल तक जहाँ तक निवास करता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण अपशिष्ट क्या है? जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाले पदार्थों में बहुत से अवशिष्ट रह जाते हैं, जिनमें से बहुत से अपशिष्ट जैव प्रक्रमों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं और बहुत ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रमों के द्वारा नहीं होता है एवं पर्यावरण में बने रहते हैं। साथियों, आप लोग कॉपी पे लेकर इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रोक कर देख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं साथियों। अब इसके बाद फिर आगे देखिए, नंबर 1, जैव निम्नीकरण। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे क्या है? सभी कार्बनिक पदार्थ जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उनका जैव प्रक्रम द्वारा अपघटन होता है। जैसे क्या है? गोबर, सूती कपड़ा, जूट, कागज, फल और सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट आदि। नंबर 2, अजैव निम्नीकरणीय। वे पदार्थ जिनका जैविक प्रक्रमों के द्वारा अपघटन नहीं होता अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। उदाहरण जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशे, धातु, रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा कुछ रसायन, DTD, DTT उर्वरक यानी DTT उर्वरक आदि जो अभिक्रियाशील होते हैं और विघटित नहीं हो पाते हैं। जैसे अब पारितंत्र क्या है? पारितंत्र, इसको समझना आपको बहुत आवश्यक है। पारितंत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पारितंत्र क्या है या परितंत्र कुछ भी आ सकता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के गुण। नंबर 1, ये पदार्थ सक्रिय होते हैं, इनका जैव अपघटन होता है, ये बहुत कम ही समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये पर्यावरण को अधिक हानि नहीं पहुंचाते। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के गुण क्या है? अब ये पदार्थ अक्रिय होते हैं, इनका जैव अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, ये पर्यावरण के अन्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं। ये नोट करिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ साथियों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है? जैव निम्नकरणीय व अजैव निम्नकरणीय पदार्थों में अंतर। कई बार पूछा गया है, इसमें अंतर बताइए। तो पहला है क्या? जैव निम्नकरणीय पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में अजैव निम्नकरणीय पदार्थ। नंबर 1 इसमें क्या है? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नकरणीय या निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इसमें नंबर 1, ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। नंबर 2, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ में इसकी उत्पत्ति जैविक होती है। नंबर 2, ये समानतः मानव द्वारा निर्मित होते हैं। नंबर 3, ये प्रकृति में इकट्ठे नहीं होते। नंबर 3, इसमें इनका ढेर लग जाता है एवं प्रकृति में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी इसका विपरीत हो रहा है। नंबर 4, जैव निम्नकरणीय में जैव में क्या है? ये जैव आवर्धन प्रदर्शित नहीं करते हैं। अजैव में क्या है? नंबर 4, घुलनशील अजैव निम्नकरणीय पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं अर्थात जैव आवर्धन प्रदर्शित करते हैं। नंबर 5, उदाहरण क्या है? जैव का उदाहरण क्या है? मल मूत्र, कागज, साग सब्जी, फल आदि। इसमें क्या है? अजैव में प्लास्टिक, DDT, एल्युमिनियम के डिब्बे आदि। फिर से देख लेते हैं, प्लास्टिक, DDT, एल्युमिनियम के डिब्बे आदि। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पे देखो, पारितंत्र क्या है?
यह परितंत्र क्या है? किसी भी क्षेत्र में जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। जिसे पारितंत्र कहते हैं। जैसे क्या है? बगीचा, तालाब, झील, खेत, नदी आदि। उदाहरण के लिए बगीचा में हमें विभिन्न जैव घटक जैसे घास, वृक्ष, पौधे, विभिन्न फूल आदि मिलते हैं। वही जीवों के रूप में मेढक, कीट, पक्षी जैसे जीव होते हैं। और अजैव घटक वहाँ का वायु, मृदा, ताप आदि होते हैं। अतः बगीचा एक पारितंत्र है। बगीचा पूछा जाता है बगीचा क्या है, तो पारितंत्र है, क्योंकि उसमें आपको सभी कुछ मिल जाएंगे। पक्षी मिल जाएंगे, कीट मिल जाएंगे, मेढक मिल जाएंगे। उसका जैव घटक थोड़ा और देख लीजिए। जैव घटक किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी, जैसे क्या है? पेड़ पौधे, जीव जंतु जैव घटक कहलाते हैं। यानी जिसमें जीव होता है वो जीव घटक कहलाते हैं, जिसमें जीव नहीं होता वो क्या कहते हैं? देखो अब अजैव घटक है क्या? किसी पारतंत्र के भौतिक कारक जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक कहलाते हैं। अगर मिट्टी आ जाए, वर्षा आ जाए, पानी आ जाए तो क्या होता है? वो जो है अजैव घटक में आता है। अब पक्षी आ जाए, जीव आ जाए तो वो सब क्या है? मेढक आ जाए, जैव घटक। अब पारतंत्र के दो प्रकार होते हैं। पारितंत्र के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक पारितंत्र। ये प्राकृतिक जो मैंने अभी बड़े में बताया वही अब छोटे में देख लिए है। इसको आपको अध्ययन कर लेना है बस। इतने से काम चल जाएगा, आप बना के भी लिख डालेंगे। जैसे क्या प्राकृतिक पारितंत्र में क्या है? वन, तालाब, नदी एवं झील आदि प्राकृतिक पारितंत्र है। और कृत्रिम पारितंत्र क्या है? बगीचा, खेत आदि कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित पारितंत्र है। अब देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट बना हुआ है पारितंत्र। देखो मानव निर्मित पारितंत्र जैसे खेत, निर्मित जलाशय, बगीचा आदि। और प्राकृतिक पारितंत्र क्या है? जलीय पारितंत्र, भौमिक भौमिक परितंत्र। जैसे इसमें क्या है? जंगल, रेगिस्तान, घास के मैदान, क्योंकि ये सब क्या है? प्राकृतिक द्वारा बनाए गए हैं। अब इसी में आता है क्या? जलीय परितंत्र। और जलीय परितंत्र इसमें जैसे सागर, समुद्र। इतना हो गया। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 उत्पादक यानी प्रोडक्टर। और उसके बाद फिर उपभोक्ता, कंज्यूमर। अब घटक डीकम्पोजर। यानी तीनों हैं। इसको अदबों को अध्ययन कर लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। चलिए उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट अब क्या है? पारितंत्र के 2 घटक हैं। नंबर 1 अजैव घटक। अब इसमें पढ़ना है अकार्बनिक। इसमें जल H2O, CO2 यानी CO, HO, CO, लवण अमोनिया यानी H3, फास्फोरस, पोटेशियम आदि। कार्बनिक क्या है? इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट आदि अणु सम्मिलित हैं। भौतिक क्या है? इसमें वातावरणीय कारक जैसे वायु, जल, मृदा, ताप, प्रकाश आदि सम्मिलित है। जैविक घटक क्या है? इसमें विभिन्न जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1 उत्पादक या स्वपोषी। उत्पादक या स्वपोषी यानी प्रोड्यूसर्स आर ऑटोट्रोप्स। वे ऑटोट्रोप्स वे जीव जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों जैसे शर्करा व स्टार्च का प्रयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। यानी जो खुद बना लेते हैं उसे उत्पादक कहलाते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण करने वाले सभी रहे पेड़ यानी पौधे, नील, हरित, शैवाल आदि उत्पादक कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे 6 CO2 प्लस 12 यानी 12 H2O जल है। फिर उसके बाद देखो सूर्य का प्रकाश मिला C6H12O6 यानी ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O इतना बना। उपभोक्ता या विषमपोषी क्या है? कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रोप्स। वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। अब उपभोक्ता को मुख्यतः निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है।
यानी शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता। वे देखो ए अपने पोषण के लिए हरे पौधे अर्थात उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अर्थात जैसे क्या है, बकरी, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, ये दूसरे पर निर्भर रहेंगे ना, जैसे बकरी, गाय, हिरन, खरगोश आदि। और छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता क्या है, ये देखो, ये तीनों बकरी, गाय, हिरन, खरगोश इस क्या है, शाकाहारी में आते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता हैं। छोटे मांसाहारी द्वितीयक जो आते हैं ये मांसाहारी में आते हैं। जैसे ए शाकाहारी जंतुओं या प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उदाहरण क्या है, मेढक, मेढक क्या है, ये जो है मांसाहारी है। मेढक, लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, मांसाहारी होते हैं। बिल्ली जिसको चूहा पकड़ लेती है, कुत्ता भी जो है बिल्ली को पकड़ लेता है, तो वैसे ही ये मांसाहारी में आएंगे। देखो, बड़े मांसाहारी या तृतीयक उपभोक्ता क्या है, कुछ मांसाहारी जीव जो दूसरे मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ता को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। इन्हें उच्च उपभोक्ता कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे गिद्ध, बाज, शेर आदि, ये क्या है, बड़े मांसाहारी हो, तृतीयक में आते हैं। अब नंबर 4 आता है सर्वाहारी अर्थात सर्वभक्षी, जो सभी का शाकाहारी मांसाहारी सबको जो भक्षण कर ले उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे क्या है, सर्वाहारी में मनुष्य भी आता है। उसके बाद देखो, वे जीव जो जीव व उनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों तथा मृत जीवों को खाकर अपना भोजन करते हैं उसे सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कॉकरोच, इसमें मनुष्य भी आते हैं, मनुष्य भी हैं। सर्वाहारी मनुष्य क्या है, सर्वाहारी प्राणी है, कई बार पूछा गया एग्जाम में मनुष्य, क्योंकि शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं ना, तो मनुष्य हैं। अब नंबर 5 परजीवी क्या है, वे जीव जो एक दूसरे को बिना मारे उनके शरीर पर आश्रित होकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे जू, मनुष्य की आंत में रहने वाले जीवाणु, ये क्या है, परजीवी। परजीवी पूछा गया, जू है और कोई जीवाणु है जो मनुष्य के आंत में रहता है। अब आगे देखिए नेक्स्ट, अपघटक जीव या सूक्ष्म उपभोक्ता। इसमें क्या है, ए मृत जीवों अथवा सड़े गले पदार्थों के जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। सरल अकार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों का ए सूक्ष्म उपभोक्ता भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इन्हें अपमार्जक भी कहते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, अपघटक, जीवाणु, कवक आदि। अब एक तरफ देखिए उत्पादक है, दूसरी तरफ उपभोक्ता है। उत्पादक में देखिए नंबर 1 क्या है, उत्पादकों की श्रेणी में वनस्पति को रखा जाता है। उपभोक्ता में क्या है, इसके अंतर्गत उन जीवों को रखा जाता है जो भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अभी मैंने पढ़ाया आपको, ए स्वपोषी होते हैं, ए परपोषी होते हैं। उत्पादक में क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती, अतः स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। देख सकते हैं। उत्पादक में क्या है, उत्पादक एक ही प्रकार के होते हैं और इसमें क्या है, ये निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता जो शाकाहारियों को खाते हैं, तृतीयक उपभोक्ता या उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ए शाकाहारी एवं प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में खाते हैं। ये उत्पादकों द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि उत्पादक उपभोक्ता जो है हर बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला, फूड चेन क्या है, जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसके अंतर्गत खाने व खाए जाने की पुनरावृत्ति द्वारा खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अथवा पादप स्रोत से विभिन्न जीवों की श्रृंखला द्वारा खाद्य पदार्थों का संचरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब इसमें और क्या है देखिए,
जीवों की वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक चरण में एक पोषी स्तर का निर्माण करते हैं, जिसमें जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। देख सकते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है, इसमें क्या है, जल है, सूर्य है, उत्पादक है, प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है, शाकाहारी, पोषक तत्व, सर्वाहारी, मांसाहारी, अपघट। तो इसमें उदाहरण देखिए, जैसे पहला है हरे पौधे हिरन बाघ, दूसरा है हरे पौधे टिड्डा मेढक सांप गिद्ध चील, तीसरा है हरे पौधे बिच्छू मछली बगुला। अब पोषक स्तर क्या है, पोषक स्तर अथवा पोषी स्तर अथवा ऊर्जा स्तर तीनों एक ही हैं। अब खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर अथवा कड़ी या जीव को पोषण स्तर कहते हैं। अब इसमें भी देखिए पोषी स्तर क्या है, पहला उत्पादक हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। इसमें क्या है, ऊर्जा बहाव, ऊर्जा बहाव कितना होता है, देखो इसमें 1 किलो जूल, 10 किलो जूल और उसका 100 किलो जूल, 1000 किलो जूल। तो आपको इसका अध्ययन कर लेना है। तो साथियों इसको आप बना लीजिए, दोनों ये बना लीजिए और इसको आप समझ लीजिए, देख लो, इसको पूरा समझना है आपको। अब आगे क्या आता है, स्वपोषी या उत्पादकों को प्राथमिक पोषी स्तर, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक पोषी स्तर, छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर तथा उच्च उपभोक्ता को चतुर्थ पोषी स्तर कहते हैं। प्राथमिक पोषी स्तर उत्पादक सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संग्रहित कर लेते हैं। यही ऊर्जा विभिन्न पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती रहती है, जो उनके जैविक क्रियाकलापों को करने में सहायक होती है। अब खाद्य जाल क्या है, यानी फूड वेब, वेब माने जाल होता है, फूड माने खाद्य। पारतंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी खाद्य क्रम पोषण स्तर से जुड़कर एक जटिल जाल या जाल सा बना लेती हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। देखो जैसे बनाया है ना ये, चलिए जैसे देखो बना हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें खाद्य जाल में जीव एक से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, जिसे जीवों को भोजन प्राप्ति के एक अधिक विकल्प मिल जाते हैं। जैसे क्या है, पेड़ को एक खाया, फिर जो है इसको शेर खा गया, फिर शेर को भी एक खाएगा। इस तरह से जो नीचे से ऊपर तक एक दूसरे जुड़े रहते हैं उसको क्या है, यही सब खाद्य जाल होते हैं। यानी जैसे बकरी, घास को बकरी ने खाया, अब बकरी को शेर खा गया। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे देखिए, इसमें पारितंत्र में जीवों के माध्य संतुलन बना रहता है। जिससे उदाहरण जैसे चूहे को बिल्ली व सांप द्वारा खाया जाता है, इससे चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है, अन्यथा चूहों की संख्या बढ़ जाती है और पारितंत्र में अव्यवस्था हो जाती है। यानी जब ज़्यादा चूहे बढ़ जाएंगे, कोई जीव बढ़ जाए, वही है क्या, पारितंत्र में अव्यवस्था हो जाएगी, संतुलन नहीं बन पाएगा। अब क्या है, आहार श्रृंखला एक तरफ है, अब एक तरफ आहार जाल है, इसको आपको अध्ययन करना है। देखो आहार श्रृंखला में क्या है, इसमें कई पोषी स्तर के जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। आहार जाल में क्या है, इसमें कई आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। नंबर 2, आहार श्रृंखला में इसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है। आहार जाल में इसमें ऊर्जा प्रवाह शाखान्वित होती है। नेक्स्ट, आहार श्रृंखला में आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। आहार जाल क्या है, यह एक जाल की तरह होता है जिसमें कई चरण होते हैं। देख सकते हैं बना हुआ है, खाद्य श्रृंखला मैंने पहले बता दिया था। अब इसको भी देख लेते हैं, पिरामिड बना हुआ है जो ग्राफ के द्वारा से दर्शाया जाता है।
क्योंकि आपको मेन है यही आप याद कर लेंगे, बस खास श्रृंखला इसी के बारे में है। अब क्या है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, चलो स्क्रीनशॉट लेंगे क्या? चलिए इसका मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, चलिए इसका मतलब वो कुछ नहीं, वो तो मैंने पहले बता दिया, वही चीज़ बना हुआ है ग्राफ में। चलिए अब केवल अध्ययन कर लीजिए, बस अध्ययन कर लीजिए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा साथियों। अब आगे देखिए, ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, एक स्थलीय पारतंत्र में हरे पौधे को की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उससे पहले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 10% होती है। नेक्स्ट नंबर देखिए, प्रत्येक श्रेणी के जीव एक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उससे पहले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का 10% होती है। प्रत्येक श्रेणी के जीव एक पोषण स्तर बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, प्रत्येक पोषण स्तर पर लगभग 90% तक ऊर्जा जैविक क्रियाओं द्वारा ऊष्मा के रूप में निकल जाती है। केवल 10% ऊर्जा संचित रहती है। अगला क्या है, यह ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध रहती है। इस प्रकार अंतिम पोषण स्तर तक पहुँचते पहुँचते बहुत कम ऊर्जा रह जाती है। आगे देखिए, इसे लिंडेमान का ऊर्जा संबंधी 10% ऊर्जा संचित रहती है। यह ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर के लिए उपलब्ध रहती है। इस प्रकार अंतिम पोषण स्तर तक पहुँचते पहुँचते ऊर्जा बहुत कम रह जाती है, जिसे लिंडेमान का ऊर्जा संबंधी 10% का नियम भी कहते हैं। क्योंकि कई बार पूछा गया है लिंडेमान का नियम क्या है, तो यानी 10% का ऊर्जा नियम यही क्या है, लिंडेमान का ऊर्जा, यानी 10% आपको लिख देना है। अब उदाहरण जैसे क्या है, विभिन्न पोषण स्तर। अब इसमें उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। माना यदि उत्पादकों में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो 1% के रूप में 1000 जूल है, तो ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार ऊर्जा प्रवाह उत्पादक में 1000 जूल है, तो प्राथमिक उपभोक्ता में यह ऊर्जा केवल 100 जूल रह जाएगी। यानी देखो, यानी 100 दशमलव 1000 होता है, यानी 10% के हिसाब से अब जो है 100 जूल रह जाएगी। यही है, कह रहा है, सही कह रहा है। जबकि उसके अगले पोषी स्तर यानी द्वितीयक पोषी स्तर में यह 10% के हिसाब से 10 जूल ही जा पाएगा और तृतीयक उपभोक्ता में केवल 1 जूल ही रह पाता है, 1 जूल ही जा पाता है। अब देखो, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, इसको समझना है। अब उत्पादक में है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब इसमें देखो, उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। अब इसमें क्या है, 1 जूल, 10 किलो जूल, 1 किलो जूल, 10 किलो जूल, 100 किलो जूल, 1000 किलो जूल। अब इसमें क्या है, उत्पादक यानी घास, देखो घास को खाया किसने, शाकाहारी बकरी ने, गाय ने। उसके बाद फिर मांसाहारी में देखो ये आ गया क्या, लोमड़ी आ गई। और उसके बाद ये लोमड़ी को किसने खाया, शेर, यानी शीर्ष मांसाहारी यानी शेर खा गया। इस तरह से देखो ये दिया हुआ है पूरा स्क्रीनशॉट लिए। यहाँ पे देखो 1000 जूल का 10% यानी 10 जूल। उसके बाद फिर 10 जूल का 10% यानी 1 जूल। अब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा क्या है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है।
जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती है। इसे ही ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम कहते हैं। उदाहरण: विभिन्न पोषी स्तर: उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक, तृतीयक उपभोक्ता, यानी उत्पादक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी उपभोग मतलब जो उपभोग कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अब माना उत्पादकों से सूर्य से प्राप्त ऊर्जा जो 1% के रूप में 1000 जूल है, जो ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम के अनुसार ऊर्जा प्रवाह क्या है? उत्पादक में 1000 जूल है, जो प्राथमिक उपभोक्ता में यह ऊर्जा केवल 100 जूल जाएगा, जबकि उसके अगले पोषी स्तर यानी द्वितीय पोषी स्तर में यह 10% के हिसाब से 100 यानी 10 जूल ही रह पाएगा और तृतीय उपभोक्ता में केवल 1 जूल ही जा पाता है। उत्पादक क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, यानी 1000 जूल का 10% यानी 100 जूल। अब 100 जूल का 10% 10 जूल का 10% 1 जूल। आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला के 3 या 4 चरण होने के कारण उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पौधे स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा कम हो जाती है। अब क्या है? आहार श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह चक्रीय नहीं रेखीय होती है। कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है, अर्थात रेखीय होता है, क्योंकि स्वपोषी जीवों हरे पौधों द्वारा ऊर्जा ग्रहण ऊर्जा ग्रहण से पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती तथा शाकाहारियों को हस्तांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों में उपलब्ध नहीं होती। जैसे यह विभिन्न पोषी स्तरों में क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती और अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचते यह नाम मात्र ही रह जाता है, जो पुनः और ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो पाता। अब आगे क्या है? आहार। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये बनाने के लिए आता है। कैसे बनाओगे तो ऐसे बना लेना है आपको। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे साथियों। चलिए इसके बाद हम अब नेक्स्ट बताते हैं। चलिए इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं। आहार श्रृंखला में अपमार्जकों की भूमिका विघटनकारी सूक्ष्मजीव है, जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मृत और क्षय शरीर पर क्रिया करते हैं और उन्हें सरल अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। वे कुछ पदार्थों को अवशोषित करते हैं और बाकी को वातावरण में पुनः चक्रण के लिए भविष्य में उत्पादकों द्वारा उपयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। पर्यावरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 1, ये जैव अपशिष्टों का अपमार्जन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, नंबर 2, ए अपशिष्टों को अपमार्जन करते हैं और इन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। ये मृदा में कुछ पोषक तत्वों को स्थापित करते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। अब ओजोन क्या है? यानी O2
O2, कहीं कहीं O3 भी टाइप हो जाता है। तो O2 क्या है? ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन का घातक विषम है। कहीं कहीं O3 भी दिया रहता है, 3 परमाणु का बात का है ना, तो O3 हो जाएगा। तो इसमें आता है 3 परमाणु जो पूछा गया है। क्या है? परंतु वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पराबैंगनी विकिरणें अल्ट्रावायलेट रेज जीवों के लिए हानिकारक होती है। ये मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। देख रहे हैं कितनी हानिकारक गैसें हैं। उसके बाद फिर ओजोन गैस का निर्माण की प्रक्रिया। ओजोन गैस निर्माण की प्रक्रिया वायुमंडल के उच्च स्तर पर बैंगनी विकिरण के प्रभाव से O2 के अणुओं से ओजोन बनाती है। चलिए इसके बाद फिर उच्च ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु O बनाते हैं। ऑक्सीजन के वे स्वतंत्र परमाणु पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर O3 ओजोन बनाते हैं। देख सकते हैं O2 पराबैंगनी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट O+O, यहाँ O+O2, उसके बाद देखो O3 बन गया, O3 ओजोन। अब क्या है? ओजोन गैस का अपक्षय क्या है? 1980 से जैवमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को इसका मुख्य कारक माना गया है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। CFCs ही ओजोन परत के अपक्षय के लिए मुख्य कारक है। देख सकते हैं 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFCs के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। अब नेक्स्ट क्या है? कचरा प्रबंधन। किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। विभिन्न पर्यटन स्थलों पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियाँ इधर उधर पड़ी रहती हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नकणीय कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई, जिसका निपटारा करना एक गंभीर समस्या बन गया है। आज देखते होंगे कई जगह प्लास्टिक की पन्नियों का ढेर लगा रहता है। ये क्या है? ये जो है बहुत नुकसान करता है पर्यावरण को, तो इसी बारे में कह रहा है। अब क्या है? हम निम्न उपायों को अपना कर कचरे के अपशिष्ट निपटान में मदद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसमें क्या है? नंबर 1, जैव निम्नकरणीय व अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके समाप्त करना। नंबर 2, अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट पदार्थों का पुनः चक्रण के बाद पुनः उपयोग करना। जैसे प्लास्टिक धातुएं, जैसे प्लास्टिक बड़ी बड़ी प्लास्टिक हैं, छोटी प्लास्टिक हैं, उसको क्या करते हैं? उसको हम उपयोग करते हैं, उसको उठा करके फिर गलाते हैं, गला के फिर उससे नया सामान बनाते हैं, तो बन जाता है। तो इसलिए उपयोग हो जाता है। इससे जो है पर्यावरण को जो है काफ़ी सुविधा होती है, क्योंकि जब उपयोग होगा, इधर उधर नहीं पड़े रहेंगे, तो वो दूषित वातावरण नहीं करेगा। अब क्या है आगे? नंबर 3, जैव निम्नकरणीय पदार्थों जैसे रसोई की बेकार सामग्री, खाना बनाने के बाद बची सामग्री, पत्तियां आदि को जमीन में गड्ढा खोदकर इन्हें दबाकर खाद तैयार किया जा सकता है, जिससे पौधों को उच्च कोटि की खाद उपलब्ध हो सके। सही है। जैसे नंबर 4,
को आग में जलाकर नष्ट किया जा सकता है एवं बायोगैस का उत्पादन कर कचरा निपटान की समस्या को कम किया जा सकता है। जिससे क्या है, पत्ती हुई और कोई कचरा हुआ, उससे क्या है, खाद बना लेंगे, जैविक खाद, उसका उपयोग खेतों में कर देंगे, जिससे फसल अच्छी होती है। अब आगे क्या है, चलिए इसको थोड़ा हम अध्ययन कर देता हूँ। अजैव आवर्धन क्या है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी आहार श्रृंखला में जीव एक दूसरे का भक्षण करते हैं। इस प्रक्रम में कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला के माध्यम से एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसे ही अजैव आवर्धन कहते हैं। इसका छोटे सिंपल में क्या होगा, अन्य शब्दों में आहार श्रृंखला में हानिकारक पदार्थों का एक जीव से दूसरे में स्थानांतरण अजैव आवर्धन कहलाता है। अजैव आवर्धन क्या है? फसलों में अनेक रसायनों जैसे कीटनाशी, पीड़कनाशी तथा उर्वरक का उपयोग किया जाता है। इनका कुछ भाग मृदा में मिल जाता है जो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि इनका कुछ भाग वर्षा जल के साथ घुलकर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। तो साथियों, यहाँ तक आप अध्ययन कर लिए होंगे। इसके बाद चलिए अब उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं O2 विघटित कर स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु O बनाते हैं। ऑक्सीजन के ए स्वतंत्र परमाणु पराबैंगनी विकिरणों की उपस्थिति में ऑक्सीजन अणुओं से संयुक्त होकर यानी O3 ओजोन बनाते हैं। इसका तो अध्ययन किए हैं ना, चलिए देख लेते हैं। जैव अवजैव, अच्छा ये पूरा हो गया है, यहाँ तक अध्ययन कर लिए हैं। ओजोन का 1980, ओजोन गैस का अपक्षय 1980। इसके बाद फिर हाँ, ये आपको समझना आवश्यक है। इसका देखो, अजैव आवर्धन यानी आहार श्रृंखला में एक दूसरे को भक्षण करते हैं, ये तो मैंने हो गया है। चलो लास्ट वाला, जैव आवर्धन फसलों में अनेक रसायनों जैसे कीटनाशी, पीड़कनाशी तथा उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। इनका कुछ भाग मृदा में मिल जाता है जो पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जबकि इनका कुछ भाग वर्षा जल के साथ घुलकर जलाशयों में चला जाता है। जलीय पौधे इन्हें अवशोषित करते हैं, जिससे यह खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। वे रसायन अजैव निम्नकर्णीय होते हैं। इस प्रक्रम को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे क्या है, DDT, शैवाल, मछली, पक्षी, ये सब क्या हैं, जैव आवर्धन के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों, ये वीडियो हो पूरा। अब इसी में थोड़ा आपको इसका अध्ययन कर लेना। जैसे क्या है, 1980 ये सन कई बार पूछा गया है, ओजोन गैस अपक्षय। और उसके बाद फिर ये पूछा गया है 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी सर्वसम्मति बनी UNEP। और इसमें जो है 1986 उत्पादन को 1986 स्तर पर ही सीमित रखा गया। एक याद कर लेना है आपको, यानी UNEP कब बनी थी? 1986 के अंतर्गत ही 1987 में कार्यक्रम एक चला था पर्यावरण का। तो साथियों, इसी के साथ ये वीडियो हो पूरा, और आप इसका जो है अध्ययन आप वीडियो रोक करके वीडियो पूरा देखेंगे तो ये पूरा समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है सब इसमें। और इस अध्याय से कई बार बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है, जैविक घटक, अजैविक घटक, तो ये सब आपको मैंने अध्ययन इस वीडियो में करा दिया हूँ। आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे आपको याद आ जाएगा, आप बढ़िया से पेपर कर लेंगे।
और अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ऐसी आशा उम्मीद विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ साथियों। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हमारे भाई बहन, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि लाइक चाहिए आपसे, क्योंकि लाइक आप लोग करिए, इस पर लाइक करिए, कमेंट भी करिए, अपनी राय भी व्यक्त करिए। तो क्योंकि आप विचाराधीन हैं कि हम वो करें वो कर, नहीं, संकल्प आपको लेना है, क्योंकि आप अच्छे नंबर से आपको पास होना है, तो संकल्प भी आपको लेना है कि हम जो है लाइक करेंगे, कमेंट भी करेंगे। चलिए, हमें आपकी कमेंट का, लाइक का इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।